रात का समय हो चुका था। तेज हवाएं चल रही थी और अंधेरे में वो बरगद का पेड़ और भी भयानक और डरावना लग रहा था। तभी बरगद के पेड़ पर लटका हुआ फांसी का फंदा हवा में झूलने लगा और तेज हंसी के साथ आवाज आई। तुम दोनों की वजह से मुझे फांसी लगाकर जान देनी पड़ी। अब तुम दोनों भी इसी फंदे पर झूलोगे। बहुत समय पहले की बात है। सुखपुर नाम के गांव में निर्मला नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में रहा करती थी। उसके 2 बेटे थे जो एक साथ कमाने के लिए शहर गए। उसके बाद वो कभी लौटे नहीं। अब वो बुढ़िया अकेले ही रहा करती थी और लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा किया करती थी। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान की नजरों से देखा करते थे और उसका ख्याल भी रखते थे। अरे काकी, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारे घर से। हाँ बेटा, क्या बताओ, बहुत दिनों से खीर खाने का मन हो रहा था, सो सामान इकट्ठा करके अब बना पाई हूँ। ले, तू भी ले, अपने बच्चों को भी खिला देना। ठीक है काकी, मैं तो ये कुछ कपड़े सिलवाने के लिए आई थी। ये तो बहुत है, कहीं जा रही है क्या तू? हाँ काकी, अगले महीने मेरे मायके में शादी है, बस वहीं जाऊंगी, इसलिए तुम समय से कपड़े सिलकर दे देना। हाँ ठीक है, सिल जाएंगे। ये ले, खीर ले जा। काकी, तुम्हारा जीवन भी कितना कठिन है। कभी कभी तो तुम खीर बनाकर खा लेती हो और कभी कभी तो तुम्हारे घर का चूल्हा भी नहीं जलता। क्या करूं, अब किस्मत में गरीबी लिखी है तो। काकी, तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर 2 बच्चे छोड़कर चला गया और बच्चे बड़े होते ही तुम्हें छोड़कर चले गए। बहुत बुरा लगता है मुझे तुम्हारे लिए। हाँ, अब तू क्यों दुखी होती है मेरे लिए? काकी, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम तो अपने मायके की बहुत तारीफ करती हो। अपने मायके चली जाओ, कम से कम तुम्हारी बची हुई जिंदगी तो अच्छे से कट जाएगी। बात तो तू सही कहती है, पर इतने सालों में कोई मेरे मायके से मुझे मिलने भी नहीं आया। ये बात भी है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना काकी। कमला वहाँ से चली गई। निर्मला ने सिलाई का सामान निकाला और कपड़े सिलने के लिए बैठ गई। मायके जाना कितनी खुशी की बात है। मेरा मायका तो बहुत दूर है। क्यों ना इस बार मैं भी अपने मायके की यात्रा पर निकल जाऊं। मुझे देखकर मेरे भाई भाभी बहुत खुश होंगे। जब से मैं इस गांव में ब्याह कर आई, यहीं की होकर रह गई। अब तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। निर्मला मायके जाने के सपने देखने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी कमला का काम खत्म किया और अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। यात्रा बहुत लंबी होगी, मुझे थोड़ा ज्यादा सामान ही ले जाना होगा, जिससे रास्ते में मुझे कोई समस्या ना आए। लेकिन मुझे रास्ते के डाकुओं और ठगों से बचकर रहना होगा। निर्मला ने अपना सामान बांधा और कमला के घर आ गई। अरे कमला, सुन, बाहर तो आ जरा। अरे काकी, क्या हुआ? इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? ये तेरे कपड़े। वो तो ठीक है काकी, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो वो तो बताओ। मैं अपने मायके जा रही हूँ, कुछ दिन में लौट आऊंगी। अच्छा ठीक है काकी, लेकिन तुम्हारा मायका तो धर्मपुर में है ना? हाँ बेटा। काकी, इतनी दूर अकेले जा रही हो? ऊपर से उस रास्ते में तो न जाने कितने ठग और डाकुओं से पाला पड़ेगा। अरे कमला, मेरे ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। तू मेरी चिंता मत कर, मैं आराम से चली जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है काकी। कमला से विदा लेकर निर्मला अपने गांव के रास्ते पर आगे बढ़ गई। दोपहर हो चुकी थी और सूरज सर पर था। चलते चलते बहुत देर हो गई, थोड़ा आराम करूंगी अच्छी सी जगह देख कर। अब तो निर्मला को एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया।
उसी बरगद के पेड़ के नीचे वीरू और भोला नाम के दो चोर भी बैठे हुए थे। उन्होंने निर्मला को देखा और बोले, अरे भोला, वो देख, सामने से बुढ़िया आ रही है। इसके पास बहुत सामान है। अगर हम इसे बातों में फंसाकर इसके सामान पर हाथ मार ले तो बहुत फायदा होगा। सही कहा, ये बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ पाएगी भला? लगता है यही आ रही है। निर्मला बरगद के पास आ गई और वहीं छांव में अपना सामान रख कर बैठ गई। हा हा हा, कितनी ठंडी छांव है। कुछ देर यहीं रुक जाती हूँ, फिर आगे जाऊंगी। निर्मला को देखकर वीरू और भोला उसके पास आ गए और बोले, अरे काकी, कहाँ जा रही हो इतनी धूप में, और वो भी अकेले अकेले? अरे बेटा, मैं धर्मपुर जा रही हूँ। मेरा मायका है वहाँ। लगता है कई सालों बाद मायके जा रही हो। अच्छा है, अच्छा है। हम भी धर्मपुर ही जा रहे हैं। सफर लंबा है तो थोड़ा आराम करने के लिए रुक गए थे। हाँ काकी, वैसे आप अकेले जा रही हैं? कोई है नहीं आपके साथ? नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं अकेली ही जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन काकी, इस रास्ते पर बहुत से बदमाश मिलेंगे। अकेले जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। इसीलिए काम करो, आप हमारे साथ चलो। वीरू और भोला की बातों से निर्मला को शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है। अच्छा बेटा, ठीक है, तुम लोग कहते हो तो तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसी बहाने मेरे सामान की सुरक्षा भी हो जाएगी। हाँ, हमारे होते हुए आपको अपने सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीरू और भोला एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो वहीं उन्हें देखकर निर्मला ने सोचा, खुश हो रहे हो तुम दोनों, लेकिन अभी तुम जानते नहीं कि कौन हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद निर्मला ने अपना सामान उठाया और चलने के लिए तैयार हुई। तभी वीरू निर्मला को टोकते हुए बोला, अरे काकी, आप क्यों मेहनत कर रही हो? लाइए ना, हम आपका सामान उठा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं उठा लूंगी सामान। काकी, कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि हम आपका सामान लेकर भाग जाएंगे? अरे नहीं नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे जान पड़ते हो, लेकिन ये सामान कुछ खास नहीं है। इसे तो मैं ही उठा लूंगी। इसमें जो अपने मायके से लेने जा रही हूँ, उस सामान को उठाने के लिए मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्या ले जा रही हो अपने मायके से काकी? मैं अपने मायके से अपने हिस्से का सोना चांदी लेने जा रही हूँ। मेरे भाइयों ने मेरी विदा के वक्त कहा था कि बहन, 40 साल बाद हम लोग बंटवारा करेंगे तो तू आ जाना। इसीलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये बात है। ठीक है, चलिए चलिए। निर्मला अपना सामान लेकर आगे जाने लगी। तभी भोला ने वीरू को रोक कर कहा, तूने उस बुढ़िया को जाने क्यों दिया? हम उसका सामान ले सकते थे ना। अरे तूने सुना नहीं क्या? वो सोने चांदी लेने जा रही है अपने मायके में। अभी उसके पास कुछ नहीं है। जब वो धर्मपुर से सामान लेकर लौटेगी तब हम उसे लूट लेंगे। लेकिन तू क्या भूल गया कि अभी हम धर्मपुर के जमींदार के घर से चोरी करके आए हैं? अभी तो वो हमें ढूंढ रहा होगा। अगर उसके हाथ आ गए ना तो चोरी का ये सामान भी हाथ से चला जाएगा। अरे तू इतना क्यों सोच रहा है? जमींदार ने कौन सा हमें चोरी करते हुए देखा था? वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। चल, अब बुढ़िया आगे ना निकल जाए। वीरू और भोला निर्मला के साथ साथ चलने लगे और धर्मपुर की सीमा पर पहुंचते ही निर्मला ने दोनों से कहा, तुम दोनों का बहुत धन्यवाद, जो मेरे सफर में मेरे साथी बने और मुझे सुरक्षित यहाँ पहुँचा दिया। अरे काकी, कैसा धन्यवाद? हम भी तो इसी गांव में आ रहे हैं। हमारी मंजिल भी एक ही है। क्यों भोला? हाँ हाँ, यहाँ आ तो गए, लेकिन अब क्या करेंगे? क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? काकी, हम दोनों काम ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है यहाँ कौन काम देगा। अरे भोला, तू चिंता क्यों कर रहा है? अपनी काकी है ना, उनके मायके में कोई ना कोई काम हमें मिल जाएगा। क्यों काकी, सही कहा ना? हाँ हाँ, सही कहा। ठीक है, तो चलो तुम दोनों मेरे साथ।
निर्मला उन दोनों को अपने साथ अपने मायके ले गई। निर्मला को देखकर उसके भाई और भाभी बहुत खुश हुए और घर को देखकर निर्मला बोली, क्या बात है भैया, घर तो अब हवेली बन गया है। अरे बहन, तू इतने सालों बाद आई है, ये दोनों कौन है, तेरे बेटे? नहीं नहीं भैया, ये दोनों तो मुझे रास्ते में मिल गए थे। अब कुछ काम ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। अपने खेतों पर इन्हें कोई काम दे देना। ठीक है, तू अंदर आ, मैं इनके रहने की व्यवस्था घर के बाहर करवा देता हूँ। निर्मला घर में आ गई और उसके भाई ने वीरू और भोला को गौशाला के पास रहने की जगह दे दी। अगली सुबह निर्मला अपना गांव घूमने के लिए निकल पड़ी, तो वहीं वीरू और भोला खेतों पर काम करने के लिए चले गए। अरे निर्मला, तुम कब आई? बस कल ही आई भैया, तुम बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक ही हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। क्यों, क्या बात है? निर्मला, मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरे घर से काफी कीमती सामान चोर ले गए। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा क्या, अब तो जो होना था वो हो चुका है। फिर मेहनत करूंगा, संपत्ति बनाऊंगा। लेकिन बहन निर्मला, तुम इतने सालों बाद आई हो, ये लो, ये अंगूठी रखो मेरी तरफ से। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे बहन भाई को मना नहीं करती, लो रख लो। निर्मला ने अंगूठी ले ली और घर आते हुए सोचने लगी, ये अंगूठी तो कहीं देखी लग रही है, कहाँ देखी है मैंने? ऐसा सोचते हुए निर्मला अपने खेतों के पास से गुजरी और उसने देखा कि वीरू और भोला खेतों में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वो उनके पास आ गई और उन्हें हल चलाता हुआ देखने लगी। तभी उसकी नजर वीरू के हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों तो चोर है, लेकिन इनसे ये बात कैसे उगलवाऊं? निर्मला अपने घर वापस आ गई और वीरू और भोला के सामान को देखने लगी। उसने देखा कि उनके सामान में कीमती सोने चांदी के आभूषण और बर्तन रखे हुए हैं। अच्छा, तो ये सब जमींदार का सामान है। इन दोनों को तो अच्छा सबक सिखाऊंगी अब। निर्मला वहां से चली गई। इधर खेतों पर वीरू और भोला आपस में बात करते हुए बोले, अरे भोला, अब तो मेरी कमर टूट गई। इतने दिन से ये बुढ़िया यहाँ रह रही है, हमने तो बंटवारे की कोई बात भी नहीं सुनी, ऊपर से इतना काम करना पड़ता है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो तुम, मुझे भी अब थकान हो रही है। चलो पहले कुछ देर आराम करते हैं, फिर सोचते हैं बुढ़िया का क्या करना है। हाँ भाई। भोला और वीरू वहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी वीरू ने कहा, हम लोग इस बुढ़िया से बातों बातों में पूछ लेंगे। ठीक है। वीरू और भोला शाम तक काम खत्म कर निर्मला के पास आए और बोले, अरे काकी, तुम तो हम दोनों को भूल ही गई। हाँ वही तो, इतने दिन हो गए यहाँ रहते रहते, एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई। देखो तो, खेतों पर काम कर करके आधे हो गए हैं हम। अरे अरे माफ करना, वो मैं यहाँ इतने दिनों बाद आई कि कुछ और होश ही नहीं रहा। हाँ काकी, तुम बहुत भोली हो, इसीलिए तो तुम हमारे साथ साथ कुछ और भी भूल गई हो। अच्छा, और क्या भूल गई मैं? काकी, तुम्हारा हिस्सा। तुम भूल गई क्या कि तुम्हें यहाँ अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेने आना था? अरे हाँ, हिस्सा, मेरा हिस्सा, वो तो मैंने बात कर ली अपने भैया से। अच्छा, तो फिर क्या कहा तुम्हारे भैया ने? मेरे भैया ने कहा कि उन्होंने तो बहुत पहले ही बंटवारा कर लिया था, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। और तुमने सुन लिया? धोखा हुआ है काकी तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे हिस्से का सोना चांदी जंगल में एक बड़े पुराने बरगद के नीचे दबा दिया है। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं उसे वहाँ से निकाल लूंगी। अच्छा ऐसा है, ठीक है, हम दोनों काम कर लेते हैं अब। हाँ, लेकिन किसी को बताना मत। अरे नहीं नहीं काकी, हम किसी को नहीं बताएंगे। भोला और वीरू अपनी जगह पर आ गए
और कहने लगे, चलो अब तो हमें पता भी चल गया है कि बुढ़िया का खजाना कहाँ है। अब हम उसे लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ सही कहा, पहले हम एक बार ये तो देख ले कि हमारा सामान सही से रखा है या नहीं। अरे हमारे ऊपर किसे शक होगा, फिर भी एक बार देख लो। वीरू और भोला ने अपना सामान बाहर निकाला और देखा तो जमींदार के आभूषणों की जगह वहाँ पर पत्थर रखे थे। ये देखकर दोनों चौंक उठे। अरे हमारा सामान किसने चोरी कर दिया? ये सब क्या हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ, हम तो लुट गए। अब ना जाने क्या होगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अरे मेरे दोस्त, अभी परेशान नहीं हो, हम अब उस बुढ़िया का खजाना बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ सही कहा, बस रात होते ही सब सो जाएंगे, फिर हम दोनों जंगल चलेंगे। निर्मला दोनों चोरों की बातें सुन रही थी। वो वहाँ से चली गई और थोड़ी देर बाद रोते हुए वहाँ आई। हाय हाय, ये क्या हो गया? अरे ये भी कोई उम्र थी जाने की, हमें छोड़कर चले गए। हे भगवान, ये सब क्या कर दिया? निर्मला को रोता देख वीरू और भोला उनके पास गए और बोले, अरे काकी क्या हुआ, क्यों इतना रोए जा रही हो? हाँ काकी, किसी ने कुछ कहा है क्या? कोई बात है क्या? कौन चला गया? बेटा, हमारे जमींदार साहब ने जंगल में बरगद के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। जान दे दी? लेकिन क्यों? उनके घर में चोरी हुई थी, नुकसान हुआ था बहुत उनको, सदमा झेल नहीं पाए, इसीलिए जान दे दी। अरे राम 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 राम, ये सब क्या हो गया? जमींदार साहब ने तो अभी नाती पोते का मुंह भी नहीं देखा था, बहुत बुरा हुआ। हाँ वही तो, अब ना जाने क्या होगा, कीड़े पड़े उन चोरों में। देखना, जमींदार साहब की आत्मा उन्हें सजा देगी। काकी, चोरों को तो सजा मिल जाएगी, लेकिन तुम रो रो कर गायों को परेशान कर रही हो। हाँ सही कहा, मैं जा रही हूँ। निर्मला मुंह बनाते हुए वहाँ से अपने कमरे में आ गई और खिड़की से भोला और वीरू पर नजर रखने लगी। आधी रात होते ही भोला और वीरू दोनों झोला तथा फावड़ा लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। उनके जाने के बाद निर्मला भी उनके पीछे लग गई। दोनों जंगल के बरगद के पेड़ के पास पहुँचे और पेड़ देखकर बोले, अरे इस पर रस्सी लटकी हुई है, कहीं इसी पेड़ पर तो जमींदार ने फांसी नहीं लगाई। हाँ कहा तो बुढ़िया ने भी था कि बरगद के पेड़ पर फांसी लगाई थी, मुझे तो यही पेड़ लग रहा है। हाँ यही पेड़ है, अगर सच में यहाँ जमींदार की आत्मा आ गई तो? कैसी बात कर रहा है, जमींदार तो रहा नहीं, उसकी आत्मा भी है, आभूषण ढूंढ कर क्या करेगी? घबरा मत, वो नहीं आएगा, चल खोदना शुरू कर। यही कहीं दबाया होगा बुढ़िया के भाइयों ने उसके हिस्से का चांदी सोना। जैसे ही वीरू और भोला ने बरगद के पेड़ के पास खोदना शुरू किया, वहाँ मौसम बिगड़ने लगा और तेज हवाएं चलने लगी। हवा चलने से पेड़ पर बंधा फंदा हवा में झूलने लगा और वहाँ से आवाज आई, खजाना लेने आए हो तुम लोग? मेरा खजाना वापस करो पहले। कौन सा खजाना? हम किसी खजाने को नहीं जानते। हाँ हाँ, हमें कोई खजाने के बारे में नहीं पता। अच्छा, तुम दोनों की वजह से मुझे मरना पड़ा। मेरा सब कुछ लूट कर कहते हो तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। वीरू वीरू भाग यहाँ से। वीरू और भोला वहाँ से भागने लगे। तभी सामने से जमींदार साहब आकर खड़े हो गए और बोले, कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? मुझसे मिलकर जाओ, मेरा खजाना मुझे लौटाओ। जमींदार के भूत को सामने देखकर भोला और वीरू जमीन पर गिर पड़े और पीछे की तरफ खिसकते हुए बोले, माफ कर दो हमें मत मारो, छोड़ दो हमें नहीं पता खजाना कहाँ है। वो तो पत्थर बन गया था। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों, तुम लोगों ने ही चोरी की है मेरे खजाने की। मुझे वापस करो। हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हमें छोड़ दो। भोला और वीरू डर के कारण रोने लगते हैं और तभी निर्मला वहाँ आकर कहती है,
क्या बात है वीरू, भोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मेरा खजाना तो चोरी नहीं करने आए थे? काकी काकी हमें बचा लो। बचा लूं? लेकिन किससे? जमींदार के भूत से, वो हमें मारना चाहता है। लेकिन वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? वो तो खुद ही मर चुके हैं। जमींदार का भूत हमें मार देगा क्योंकि हमने उसके यहाँ चोरी की थी। तुमने चोरी की थी? क्या बात कर रहे हो तुम? तुम तो अच्छे इंसान जान पड़ते हो। नहीं नहीं, हम बुरे हैं, बहुत बुरे। हम तो आपका हिस्सा भी चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन हमें जमींदार से बचा लो। हम कसम खाते हैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ये सब काम छोड़ देंगे। ठीक है जमींदार साहब, इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, आप इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, मैं इन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमें सजा मंजूर है। ठीक है जमींदार साहब, ये लोग सजा भी पाने को तैयार है। अब आप और बाकी सब लोग यहाँ आ जाइए। निर्मला के कहते ही गांव के बाकी लोग और जमींदार बाहर निकलकर निर्मला के पास आ गए। सब लोग को देखकर वीरू और भोला को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी निर्मला हंसते हुए बोली, चोरी करना पाप है, अब समझे तुम लोग? ये जमींदार साहब जिंदा है, ये सब हमारी योजना थी तुम लोगों से सच बाहर निकलवाने की। हाँ निर्मला बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरी संपत्ति लूटने से और मुझसे दूर जाने से बचा ली। तुम बहुत ही चतुर हो। अरे भैया बस कीजिए। नहीं निर्मला, मैं तुम्हें अपनी आधी संपत्ति देना चाहता हूँ, तुम मना नहीं करोगी, और इन चोरों को तो अब पंचायत में सजा मिलेगी। बाकी के लोग भोला और वीरू को पकड़ कर ले गए और जमींदार ने निर्मला को बहुत सा धन और आभूषण देकर विदा किया। निर्मला अपने घर पर सुखपूर्वक लौट आई। उसके लौटते ही कमला उससे मिलने आई और बोली, वाह काकी, किस्मत हो तो तुम्हारी जैसी, तुम पहले ही मायके चली जाती तो अच्छा होता। बेटा, जो कुछ भी होना होता है तय समय पर ही होता है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। हाँ सही कहा काकी। उस दिन के बाद से निर्मला का बाकी का जीवन खुशी खुशी बीतने लगा।